सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक दो दिन पहले अभी AAO का एग्ज़ाम बीपीएससी ने लिया है मेंस का। इसमें जीएस पेपर 2 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन या तो मेरे नोट्स हैंड रिटन नोट्स में से डायरेक्ट आया है, या तो जो मैं यूट्यूब पे जो वीडियो पॉलिटी का या इकोनॉमिक्स का पढ़ा है उससे आया हुआ है। तो मेरा इसमें मेनली है कि क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना, और जिसमें कि AAO का भी और CDPO का पेपर फर्स्ट का जो पेपर हुआ है उसमें जो करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछा है, वो जो क्वेश्चन जो आया है, जो मेरे डायरेक्ट कहीं ना कहीं नोट से आया, और उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री का जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है AAO का या CDPO का है, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा है मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है 25 वीडियो हिस्ट्री का, आप देख लीजिए। A to Z क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से आया है, और डायरेक्ट अगर आप उसको वीडियो अगर कोई देख के गए होंगे तो आपको डायरेक्टली वहीं से आंसर उसका मिल गया होगा। खासकर हिस्ट्री सेक्शन की बात हम कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन पूछा है, चाहे भारत छोड़ो पूछा है, 1857 क्रांति पूछा, जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, सारा मेरा उस 25 वीडियो में ही आया है, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है। तो आइए आज का जो AAO का जो पेपर है, ये GS 2C को हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन था पॉलिटी के सेक्शन में कि कोविड-19 महामारी के समय विशेष संदर्भ में भारतीय संघवाद की प्रणाली का परीक्षण कीजिए तथा इसके प्रमुख तनाव क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन को जब भी कभी एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए तो 2-3 बार पढ़ना चाहिए, और ख़ास करके पॉलिटी के क्वेश्चन को तो काफ़ी गहराई से पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के समय के विशेष संदर्भ में, उसका विशेष रेफरेंस लेते हुए जो इंडियन जो फेडरल सिस्टम का जो फंक्शन है, जो कार्यप्रणाली का आपको एग्जामिन करना है, परीक्षण करना, और इसके प्रमुख क्या क्या तनाव के क्षेत्र हैं उसको भी आपको दिखाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोविड-19 का बैकग्राउंड लेते हुए दिखाना था, जिस तरह से लॉकडाउन की प्रक्रिया केंद्र के सरकार द्वारा लागू किया गया। फिर उसके बाद कैसे राज्यों को कई तरह दिशा निर्देश दिया गया, जिससे कि केंद्र राज्य संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव बढ़ा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो अभी वर्तमान में तनाव के क्या क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पे प्रशासनिक क्षेत्र में क्या है, विधायी क्षेत्र में क्या है, और वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या जो है ना आपका जो तनाव है, इन तीनों एंगल को दिखा के आंसर ये आपको लिखना था। और ये जो पार्ट है, ये इसके प्रमुख 3 तनाव क्षेत्र क्या हैं। तनाव क्षेत्र ये हमारे केंद्र राज्य संबंध के प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, पॉलिटी जाइए, वहाँ केंद्र राज्य संबंध में काफ़ी अच्छे से बताया हूँ कि प्रशासनिक संबंध में क्या तनाव है, वित्तीय संबंध में क्या है, और विधायी संबंधों में क्या क्या केंद्र के तनाव है। इसके सारे पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। तो आइए इसमें देखिए क्या क्या लिखना था। सबसे पहले जो आपको कोविड-19 का जो जिक्र किया गया, इसमें देखिए क्या क्या आपको जिक्र करना था, मैं ऐसा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए जो मैं नोट से ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कल इसको शेयर किया था, कल ही जब पेपर हो गया था इसका। तो यहाँ देखिए सिंपल यहाँ पे क्या क्या हुआ था कि महामारी के दौरान कुछ घटनाओं ने केंद्र राज्य सहयोग में दरार पैदा की। पहली बात यहाँ लिखा, दरार पैदा की। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन एरिया में उस समय डिवाइड किया गया था। वर्गीकरण का विभिन्न राज्यों ने विरोध किया, मतलब कि कुछ राज्यों में जब रेड एरिया जब घोषित किया गया तो वहाँ की राज्य सरकार ने कहा नहीं ये गलत है। तो ये पहला तो ये विवाद हुआ था। उसके बाद जो है ना, जो आपको पता है कोविड के समय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 लागू किया गया था लॉकडाउन के समय में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी दिशा निर्देश बिना राज्यों के परामर्श से जारी कर दिए गए थे। इसका भी कई उस समय मुख्यमंत्री ने विरोध किया था, ठीक ना। फिर जो PM केयर्स फंड जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसमें दान करने वाले को CSR में छूट, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष वाले में ऐसा नहीं किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये मेन तनाव का बिंदु था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं और देखिए, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र में और राजकोषीय संघवाद में क्या क्या समस्या आया जो है ना। यहाँ पे केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि 2021 तक आप 5% अपने GSDP का ही लोन ले सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद RBI ने कुछ न कुछ किया था इसमें राज्यों के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 के समय जो है ना, केंद्र राज्य संबंध में कुछ तनाव भी था, और कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी लिए गए थे।
उसका देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ यही है कि जो प्रशासनिक में क्या क्या समस्या निकल के सामने आई थी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत जो है ना अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों को बहुत ही ज़्यादा दिशा निर्देश जारी किए, जिससे राज्यों ने माना भी। हाँ, लेकिन फिर लॉकडाउन के बाद के चरणों में उनकी स्वायत्त बहाल कर दी गई। लॉकडाउन की वजह से राज्यों की आमदनी कम हो गई, इसका कारण राज्यों की वित्तीय आत्मनिर्भरता भी केंद्र पर क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए कई सारे राज्यों ने डिमांड भी किया कि हमको भरपाई चाहिए। तो कहने मतलब ये है कि आपको यहाँ पे यही सारे पॉइंट को ना महामारी के दौरान जो क्या क्या केंद्र राज्य संबंधों में तो डेवलपमेंट हुआ था, ये आपको दिखा के फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको लिखना था। फिर सेकेंड पार्ट में जो आप आंसर लिखते हैं यहाँ पे सिंपल कि अभी तनाव के क्या क्या एरिया। देखिए तनाव कैसे, अगर आप देखिएगा जो विधायी संबंधों में जैसे केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों को लेके है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति को लेके है, उसके बाद जो है ना वित्तीय आवंटन को लेके है, प्रशासनिक क्षेत्रों को लेके है। तो अलग अलग कई तरह के जो है ना यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों का तनाव है, इसको आपको इसमें दिखाना था। इतना तनाव से दिखा के आपको सिंपल तब इसमें जो सरकारी आयोग की क्या सिफारिश था, पूंजी आयोग की क्या सिफारिश है, या एक दो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो संघवाद को लेकर है कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर है ये धूमिल नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेते हुए आपको एक अच्छा सा निष्कर्ष कि हाँ कि चूँकि हमारा अनुच्छेद 1 जो है ना राज्यों का संघ भारत को घोषित करता है, अतः जो है ना संघीय ढांचे के अनुरूप ही केंद्र राज्य को काम करना चाहिए। और यहाँ पे सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों में एक बैलेंस बनाते हुए हमारे देश को एक टीम भावना की तरह काम करना चाहिए, ताकि 2047 तक भारत क्या हो सके, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सके। क्योंकि जब तक केंद्र और राज्य का सहयोग नहीं होगा, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और जो प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। आप ऐसे करके निष्कर्ष लिख सकते थे, ठीक ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर जो दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको भी मैं वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे भारतीय चुनावी व्यवस्था में बताया, जिसमें कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी डिटेल से पढ़ाया, जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या था कि क्वेश्चन ये है कि विगत 2 वर्षों में भारत में दलीय व्यवस्था के प्रति मानव मतलब कि का विवेचन कीजिए, कैसे कैसे स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। दूसरा पार्ट है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो भी स्पष्ट कीजिए। फिर से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। जब भी पॉलिटिक क्वेश्चन आप बनाइए तो जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ें तो आपका वहाँ से चीज़ें मीनिंग निकल के सामने आता ही नहीं है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि विगत 2 दशकों में, आप 2 दशकों को कीजिए अंडरलाइन, मतलब कि लगभग 20 साल की बात कर रहा है, पीछे 20 साल की बात कर रहा है। इसका अगर 2022 चल रहा है तो 20 साल ये पीछे मतलब लगभग 2000 की बात कर रहा है, 2000 से लेके अब तक वही लिखा है। विगत 2 दशकों में भारत में दलीय व्यवस्था जो पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, कई तरह के पैरामीटर्स या प्रतिमान उसका बदला है, तो उसका आपको विवेचना करना क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। फिर ये जो चेंजेज हुआ है भारतीय संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर, जो दलीय व्यवस्था के चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये आपको आंसर। इसका मतलब इसमें 2 पार्ट में है, अगर दोनों पार्ट को आप सही ढंग से लिखिएगा तभी आपको अच्छा अंक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा यही है कि एक मोटा मोटा आपको इसमें सिंपल ये लिखना था कि एग्जाम सॉरी मैं यहीं पे जो मैं इसको पढ़ाया हूँ पहले वीडियो में, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक भूमिका आप ऐसा करके लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ऐसा करके कि संसदीय राजनीति और चुनावी लोकतंत्र की सफलता हेतु राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल देश की जनता को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करते हैं और जो है ना चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर जो है लोकतंत्र को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। तो आपको यहाँ लिखना था कि हमारे देश में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी, हमारे यहाँ मतलब 2 पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम इंडिया में नहीं है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक कंट्री में मल्टीपल पार्टी सिस्टम मतलब होता है, हालांकि कहीं 2 भी है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। तो आपको ये लिखना था कि भारत में जो है ना जो बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, और पिछले अगर हम 20 वर्षों की अगर जो राजनीतिक व्यवस्था को हम देखें तो हमारा देश जो है ना कहीं कुछ जो है ना हमको इसके स्वरूप या नेचर दिखाई पड़ता है, जिसमें सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ ये लिखना था। यहाँ देखिए ये नोट्स में दिया था कि भारत के राज्यों में देखिए दलीय व्यवस्था क्या क्या हो रहा है पिछले 20 वर्षों आप देखिएगा ना। देखिए पहले अभी जो है ना कहीं 2 दलीय व्यवस्था है
सेंट्रल में, फिर 2 गठबंधन वाली भी बहुदलीय व्यवस्था है, और हमारे यहाँ कुछ कुछ बहुदलीय व्यवस्था भी। कैसे इसको समझाते हैं, देखिए जैसे कि कुछ कुछ राज्यों में 2 दल है, ठीक ना। और जैसे केंद्र में देखिए, केंद्र में क्या, अभी जो एनडीए की गठबंधन की सरकार है और जो यूपीए गठबंधन की सरकार है, ये क्या है, ये 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था। मतलब कि एनडीए में जो अभी मोदी जी की सरकार है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो गठबंधन है, उसमें लगभग 50 पार्टी है, और जो यूपीए उसमें लगभग 40-50 पार्टी है। तो अभी हमारे देश में सेंट्रल लेवल का सिचुएशन क्या है कि 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था है। तो आप यहाँ देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के जब प्रधानमंत्री बने थे 1999 में, तो यहीं पर आपको जिक्र करना था, 1999 में ही उसके पहले ही एनडीए का गठन हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ। उसके बाद ये 5 साल तक सरकार चली थी एनडीए की, और जब 2004 में जब फिर से जब चुनाव हुआ लोकसभा देश में, 2004 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती, और इसमें क्या बना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस ने बनाया, मतलब कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया। तो इस गठबंधन में कांग्रेस मेन लीड में थी, और कई सारे इसके सहयोगी दल थे। और अभी जो वर्तमान मोदी जी की सरकार के अंदर में चल रही एनडीए, जिसको हम एनडीए 2 बोलते हैं, इसमें क्या है कि भाजपा मेन में है, क्योंकि 300+ सीट भाजपा को लोकसभा में आया, नो डाउट है, 300+ सीट है भाजपा को लोकसभा में 2019 पे। लेकिन जो है ना, यहाँ पे इनके साथ और भी कई सारे क्षेत्रीय दलों का क्या है, गठबंधन है। तो यहाँ पे वही आपको लिखना था कि 2000 के बाद जो है ना, भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर बदलाव आया है, जहाँ पे कि जो 2 मेन पार्टी है, जो नेशनल लेवल की पार्टी है, और उसके साथ कई पार्टियां आके जो है ना, मतलब 2 गठबंधन, ये आपको ये टर्म यहाँ लिखना था कि पिछले 2 दशकों में 2 गठबंधन वाली बहुदलीय सिस्टम हमारे यहाँ काम कर रही है। और कुछ कुछ राज्यों का आपको जिक्र करना था जहाँ की 2 ही पार्टी सिस्टम है। जैसे कि अगर आप कुछ कुछ में एक ही दल पार्टी, जैसे उड़ीसा का नाम लीजिए आप, वहाँ पे बिजू जनता दल डोमिनेट करता है। फिर यहाँ पे आप यूपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कभी सपा तो कभी भाजपा आती है, या आप बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ गठबंधन की सरकार बनती है। तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल, जैसे कि गुजरात के लीजिए, वहाँ पे क्या है, या तो भाजपा की सरकार बनती है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनती है, या जैसे कि और कुछ कुछ, जैसे कि झारखंड में जाइए, वहाँ पे क्षेत्रीय दलों की सरकार बन जाती है। तो ऐसे करके आपको, जैसे साउथ में जाइए, वहाँ पे नेशनल पार्टी की सरकार लगभग ना के बराबर बनता है पिछले कुछ वर्षों से, वहाँ तो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी का ही ज़्यादा डोमिनेंट है। तो ऐसे करके आपको ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को लेते हुए इस प्रश्नों को, और मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ बताया हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो अब यहाँ जो ये जो पार्ट में आपको इतना लिख देते, क्या कहते हैं, हाँ, ये प्रतिमान यही लिखते कि पिछले 20 वर्षों में ऐसे ऐसे ना क्षेत्रीय पार्टी है, गठबंधन की सरकार बन रही, ऐसे करके आपको लिखना था इस वाले पार्ट में। फिर जो है ना, उसके बाद ये लिखना था कि कैसे संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अब गठबंधन की जब सरकार बनेगी, गठबंधन जब कई क्षेत्रीय दल आएंगे तो गठबंधन की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। अब यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में इसका क्या, आपको कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना था और कुछ आपको निगेटिव इम्पैक्ट दिखा के आंसर को लिखना था। तो इसमें कुछ कुछ जैसे आप लिखते हैं कि जैसे कि लोकसभा जब चुनाव होता है तो वहाँ पे कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी आती है, राज्यसभा में जो डोमिनेंट बढ़ता जा रहा है, कुछ इसके संघवाद को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बढ़ावा मिला है, कहीं कहीं तनाव के भी क्षेत्र आपको निकल के सामने आया है। ऐसे करके ना आपको चीज़ों को इसमें डील करना था। अंत में एक कोई निष्कर्ष की, हाँ, कि कुछ दिखाना था कि कुछ राजनीतिक ऐसे दलीय व्यवस्था में कुछ कमियां जरूर है। तो अतः जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी उसको संविधान के अनुरूप कार्य करना चाहिए और देश की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ताकि भारत जो है एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सके। ऐसा करके आप जो है ना एग्जाम्पल निष्कर्ष देकर आंसर लिख सकते थे। और बाकी मैं सारा इसमें जो अच्छे से बताया हूँ इस वीडियो में, आप देख सकते हैं कि इतना लंबा भी वीडियो का टाइम नहीं है। मैं सारा A to Z इस सारे क्वेश्चन का जितना भी पूछा है ना ये डब्ल्यू में, ये सारा मैं अच्छे से इसमें पूरा डिस्कस किया हूँ, वीडियो मेरा ऑलरेडी पहले बना हुआ है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक जो है कि यहाँ पे, हाँ, ये कि पंचायती राज संस्थाओं में स्वायत्तता एवं नियंत्रण का परीक्षण कीजिए। बिहार के विशेष संदर्भ में इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी, सृजनशील, ग्रहणशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि ये इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए कि ऑटोनॉमी और कंट्रोल ओवर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब कि यह है कि पंचायती संस्थाओं का क्या उसको फ्री काम करने दिया गया है, क्या उस पर कुछ कंट्रोल है, इसका आपको लिखना था। ये फिर आपको बिहार के विशेष डिस्पेंस में लेकर आपको
इसके प्रभावी होने, इफेक्टिव होने, इसके क्रिएटिव होने और इसके रिसेप्टिव होने में क्या क्या आप सुझाव देना चाहेंगे। मतलब क्वेश्चन का जो पार्ट है, तो सबसे पहले आपको इसमें दिखाना था कि सिंपल सी बात है कि भूमिका में क्या लिखना, 73 संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना गांधी जी के जो ग्राम स्वराज का जो सपना था उसको ग्रासरूट लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए जो ना 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को देश में लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। इतना लिख देते हैं। अब यहाँ लिखते कि ये जो अधिनियम या एक्ट लाया गया था, इसमें जो है ना कुछ चीज़ें ऐच्छिक था, कुछ क्या था, अनिवार्य था। तो जो अनिवार्य और ऐच्छिक आपको जिक्र करना था। फिर इसमें लिखना था आपको कि जो ग्राम पंचायत को जो 29 विषय दिए गए हैं, तो चूँकि राज्यों पर छोड़ दिया गया था कि आप राज्य इसको कितना स्वायत्तता देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता, तो वहीं पे यहाँ पे लिखना था कि 29 विषयों में जो कुछ चीज़ों पर स्वायत्तता है, लेकिन कुछ पर अभी भी जो है ना राज्य सरकार का क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो वो आपको दिखाना था। तब फिर जो है ना, चूँकि ठीक है जहाँ स्वायत्तता है तो वहाँ तो बेहतर वो काम करे, लेकिन जहाँ कंट्रोल, जहाँ उसको 29 के 29 विषय नहीं दिए गए हैं वहाँ वो काम नहीं कर पाए, जैसे कि टैक्स का सिस्टम का इशू है या और भी इनको सोर्स, इनकम का सोर्स कुछ नहीं है, ये सब चीज़ आपको जो यहाँ पे लिखना था। तब आपको लिखना था कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसको दूर करने के लिए क्या क्या आप उपाय देना चाहेंगे। तो ये जब मैं बताया हूँ पंचायती राज सिस्टम, तो उसमें ना इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, जो क्या क्या उपाय करने चाहिए, देखिए ये भी जो है ना क्वेश्चन जो है ना आप इसका क्या सेकंड पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे स्वायत्तता, वही 29 विषय को लिख के, ठीक ना, और उस पर क्या क्या जो राज्य सरकार कंट्रोल कर रही है उसको दिखाना था। और तब ये जो लास्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर आपको क्या कैसे करके लिख देना था कि जैसे कि उसको पंचायती राज को निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र दर्जा कर नियमित चुनाव कराना चाहिए, स्थानीय संस्थाओं में प्रशासनिक हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए, अधिकतर राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का शक्ति का दायित्व सीमित है, उसको बढ़ाना चाहिए। ये सब आपको करके इसको आंसर को क्या करना था, ख़त्म करना था। यहाँ लिखा फिर यहाँ पे कि एक आवश्यकता इस बात की 11वीं और 12वीं अनुसूची में वर्णित विषयों को हस्तांतरित किया जाए, अभी भी ये पूरी तरह हस्तांतरित नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन कर पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराया जाए। ये सब आपने कहीं ना कहीं जो आप उपाय में दिखा सकते थे। राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को भंग किए जाने के पूर्व उन्हें जो है ना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, एनजीओ के माध्यम से महिलाओं और SC/ST को जो है ना परीक्षण दिया जाए, ग्राम सभा का मासिक बैठक किया, ये सब अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक ना। फिर जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर संवाद के लिए पुरस्कार का किया जाए, लोक अदालत की स्थापना किया जाए, स्थानीय शासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का RTI प्रभावी से लागू किया जाए। ये सब आपने इसमें प्रभावी उपाय बता सकते थे। तो ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सिंपल सा वही है कि आपको कि उसको कितना स्वायत्त है दिया गया है वो, बाकी उस पर अभी भी राज्य सरकार कैसे तरह कंट्रोल करती है वो, इसको दिखाते हुए तब आपको एक पॉजिटिव वे में इसका जो है ना सलाह देकर इसको करना चाहिए था। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसके पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और हालांकि पूरा जो उस वीडियो में है और मेरा मोड आंसर इसका बनाया दिया है उसको आप एक बार देख लीजिए, आपको चीज़ें और बेहतर में समझ में आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन था कि रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति, जब कोविड-19 आया तो आपको पता है कि जो शहर से लोग गांव की ओर गए, तो वही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति ने बिहार के सम्मुख अनेक आर्थिक चुनौतियाँ प्रस्तुत की। कोविड-19 तालाबंदी से उत्पन्न रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में समझाइए। देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन करेंगे, मेरे नोट्स ही आया था। देखिए इसमें सिंपल सा ये था कि जब कोविड-19 आया था तो जो शहर से जो गांव की ओर जो पलायन हुआ उसको आपको दिखाना था, क्या चुनौतियाँ खासकर बिहार के समक्ष आया था। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ देखिए क्या करना था कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण प्रवास की विपरीत धारा, मतलब रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिली। नगरीय प्रवास का ग्रामीण क्षेत्रों में जाना हुआ था। अब यहाँ पे इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, चूँकि यहाँ पे खास करके आपको जो है ना यहाँ पे कर है कि क्योंकि यहाँ पे मेनली आपको नेगेटिव की ही बात करें, क्या क्या आर्थिक चुनौतियाँ। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक चुनौती अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात तो यही है, ये लोग बेरोजगार हो गए। पहला बात तो ये होगा, आर्थिक में क्या हो गया, ये लोग बेरोजगार, और इन्हीं की वजह से देश में, राज्य में क्या होगा, बेरोजगारी दर काफ़ी क्या होगी, बढ़ी। दूसरा बात, जब बेरोजगार कोई लोग होगा तो गरीबी भी होगा, तो गरीब हो गया, ठीक ना। उसके बाद इनकी इनकम कम होगी, जब इनकम जब कम होगी तो हमारे राज्य का जो GSDP है, जो राज्य का जो GDP होता है वो भी कम हो गया। जब राज्य का जब GDP कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे राज्य का निवेश या इन्वेस्टमेंट नहीं
नहीं कर पाएगी। जब निवेश या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो एजुकेशन का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो आपको ऐसे लिंकेज करके ना अनेक मतलब कि आपको सिंपल रिवर्स माइग्रेशन को लेते हुए कई सारे इकोनॉमिक इशू को टच करके आंसर को क्या करना था लिखना। उसके बाद देखिए अगर ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है खाद्य सुरक्षा की समस्या आ जाएगी, क्योंकि इंसान तो खाना तो खाएगा ही। फिर उसके बाद जो है ना आपका जो इसमें जो और भी कई तरह की समस्या, जो महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि जब अचानक से लोग उतनी संख्या में वहाँ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो ऐसे कई तरह का, और सबसे बड़ी बात है वहाँ की संसाधन पे जो है ना भार पड़ जाएगा। उसके बाद जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ही कम रहेगा तो वो भी समस्या क्रिएट कर देगा। तो कई तरह की जो ना आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, और ये जब आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी तो यही आर्थिक समस्या कहीं ना कहीं जो है ना ये बदल जाएगा किस में, सामाजिक और राजनीतिक समस्या में, और राज्य में क्या आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी। तो ऐसे करके आपको लिंकेज करके आंसर को लिखना था, ठीक है। ये करना था, इतना कर सकते हैं। बाकी वही अंतिम में आपको ये लिखना था कि हाँ ठीक है, जो रिवर्स माइग्रेशन जो भी हुआ उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने कई तरह का अपने लेवल पर प्रयास भी किया, कुछ पैसे भी दिए, वहाँ कुछ रोजगार के इनिशिएटिव भी लिए गए थे। तो ये सब आपको लिख के आंसर को ख़त्म करना था, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए सबको नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको वीडियो पॉज कर मैं यहाँ लिखा हूँ क्या क्या उपाय भी मैं उसमें लिखाया था कि ज्ञान आधारित तकनीक का विकास करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, जो है ना लोगों को ट्रेनिंग करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, कृषि निर्माण का करना चाहिए, सब आपको मैं यहाँ पे बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए हाँ ये क्वेश्चन जो था साइंस टेक में कि नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इस नई तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रयोग है। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी मतलब सिंपल 10⁻⁹ मीटर के लेवल पर जब किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को पर हम जब वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नैनो तकनीक बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है। तो अब यहाँ पे सिंपल देखिए इसका मैं नोट्स में ही बताया था और मैं ये नोट्स दिया भी था जिनका एग्ज़ाम था ये वाला। तो देखिए सिंपल सा यहाँ वही कि इसका देखिए क्या क्या एरिया है जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोगी एप्लीकेशन देखिए क्या क्या है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्षतिग्रस्त ऊतकों का प्रतिस्थापन करने में, नैनो पदार्थ को बनाने में, रसायन विज्ञान में इसका प्रयोग है, पर्यावरण के क्षेत्र में इसका प्रयोग है। यहाँ पर लिखा है आयनों को छानने हेतु नैनो फिल्टर का निर्माण कर सकते हैं, नैनो कणों का उपयोग कर उत्प्रेरक एजेंट का हम यूज कर सकते हैं, फिर हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सूचना और संचार में हम जो है ना बहुत ही छोटे लेवल का सर्किट बना सकते हैं। उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं, खाद्य वस्तुओं के पैकिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ठीक ना। वस्त्र उद्योग में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, नैनो का उपयोग लोशन बनाने में हम कर सकते हैं। कई तरह की चीज़ इस कारण हम लोग मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने में भी इसका हम कर सकते हैं। फिर मेडिसिन के क्षेत्र में आप दिखा सकते हैं, रोगों की पहचान करने में, नैनो मेडिसिन बनाने में, रक्त का डिजाइन करने, ये सब ना इसका कहीं ना कहीं सैन्य में इसका यूज कर सकते हैं। कुछ इसका खतरा भी है क्योंकि इतना छोटे लेवल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब ब्रेक करते हैं तो कई तरह का हमको स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकता है, कई कण विषैले निकल सकते हैं, यूरोपियन पदार्थ निकल, इस आपको निगेटिव बात लिखा के और अंतिम में यहाँ पर आपको इंडिया इस क्षेत्र में क्या क्या प्रगति कर रहा है वो भी आपको लिखकर आंसर को ख़त्म करना था। तो ऐसे करके देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और ये सब मैं ऑलरेडी मैं अपने जो टेलीग्राम पे या जो मेरा नोट्स प्रोग्राम चलता है DRF IIT उसमें मैं इस चीज़ को देता हूँ। तो ये हो गया। उसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ था कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, और इसमें था कि भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का परिदृश्य का क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन इससे फॉरवर्ड था कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जो जिस ऊर्जा का हम बार बार यूज कर सकें। इसमें कई टाइप का आपको दिखाना, सौर ऊर्जा दिखाना था, पवन ऊर्जा दिखाना था, बायोमास दिखाना था। मैंने यहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन पूछा। यहाँ देखिए ये भी मैं यहाँ फिर इसमें देखिए जो क्वेश्चन एक और था कि भारत की आर्थिक समृद्धि और खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इसका परीक्षण कीजिए। साथ ही सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु क्या क्या कदम उठाए गए थे। अधिक क्वेश्चन को फिर से पढ़ना चाहिए। भारत की आर्थिक समृद्धि और खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश की 50% से अधिक आबादी किस पर डिपेंड है, कृषि पर। जब तक कृषि का डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो वो तो इनकम भी नहीं बढ़ेगा, देश में गरीबी बेरोजगारी फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा जो फूड सिक्योरिटी जो हमारे अभी जो होता है कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से होता है। ये आपको दिखाना था लिंकेज करके कि कृषि क्षेत्र पर ही जो है ना ये सब चीज़ आपको ना डिपेंड करता है। अगर ये नहीं होगा तो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। देखिए कृषि क्षेत्र में अगर जो उत्पादन देखिए क्या क्या करता है, आपको फिर लिंकेज करना है। कृषि क्षेत्र में अगर उत्पादन होगा तो ऑब्वियस सी बात है लगभग डायरेक्टली लगभग 50% देश के लोगों को रोजगार मिलेगा।
उसको तो कृषि क्षेत्र का जो कच्चा माल है वो कहाँ प्रयोग होगा, उद्योग में प्रयोग होगा। उसके बाद जो कृषि क्षेत्र का जो भी कच्चा माल है या जो परिवहन होता है वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक ग्रोथ को मेरा क्या करेगा, दिखा आपको मतलब कृषि क्षेत्र से जो है ना आपको आर्थिक समृद्धि जो है ना ऐसे करके दिखाना था। दूसरा बात, और ये कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा तो है ही, चाहे वो चावल हो, अनाज हो, दाल हो, और आबादी इतनी बढ़ती जा रही है और कोविड-19 से महामारी अगर कभी गलती से आ गया तो कृषि क्षेत्र का प्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है। वही यहाँ पर लिखना था कि भारत की आर्थिक जो है ना विकास का इंजन या वही भारत की आर्थिक समृद्धि और खाद्य सुरक्षा है तो कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको ये करके, क्योंकि कृषि पर ही हमारा कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट क्या हुआ, टिका हुआ है। मतलब आपको इसमें गरीबी ख़त्म होता है, बेरोजगारी दूर होता है और भी कई चीज़ों का आपको इसमें उद्योग लगता है, उद्योग में कच्चा माल जाता है, अब कच्चा माल वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलता है। तो कहीं ना कहीं कृषि से आपको ऐसे करके लिंकेज करके दिखाकर तब आपको फूड सिक्योरिटी भी आपको चावल, अनाज, गेहूँ, दाल को लिखना था। और यहाँ पे आपको ये भी जिक्र करना था जो आपको जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है वो भी, उसका भी अगर सक्सेसफुल होना कहीं ना कहीं इसी कृषि पर डिपेंड करता है। कृषि नहीं होगा तो आपका चीज़ें नहीं होगा। और फिर अंतिम आपको यहाँ लिखना था कि सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना 2022 तक जो है ना दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया, इसमें क्या क्या कदम उठा। और मैं इंडियन इकोनॉमी में जाइए, मेरा इंडियन एग्रीकल्चर का वीडियो देखिए, मैं वहाँ बात को बोला था कि अभी इसका 2022 तक इसका टारगेट मतलब कि इसका टाइमलाइन खत्म होने जा रहा है 2022 में। इफ़ क्वेश्चन ये पूछ सकता है, और देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ भी दिया है, मेरा वीडियो हम देख सकते हैं जाके। अब देखिए वही यहाँ देखिए मैं खाद्य सुरक्षा बताया था, तो वही बात यहाँ लिखना था खाद्य सुरक्षा कैसे है कृषि में, लिंक करके आपको आंसर को क्या करना था, लिखना था। फिर चुनौतियाँ दिखाना था। यहाँ देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे किसानों का आय को, यहाँ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखिए मैं टॉपिक से पूछा था और मैं यूट्यूब पे वीडियो पे बनाया भी हूँ। तो यहाँ पे किसानों की आय को दोगुना कैसे करेंगे भाई, उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी उत्पादन करना पड़ेगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाना पड़ेगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि और भी व्यवसाय के गोदाम के बढ़ाना पड़ेगा, किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ानी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके, मतलब ये सब कहीं ना कहीं तरीका है जिससे हम जो है ना किसानों की आय का दोगुना कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ये भी आप लिख सकते देखिए फ्लो चार्ट में ऐसे बना सकते, सब ऑलरेडी मैंने नोट्स में पढ़ा हुआ था, ये सब मैं प्रोवाइड किया हूँ अपने जो मेरा देखिए मेरा डेली आरफिट प्रोग्राम जो चलता है, डेली आरफिट प्रोग्राम चलता है, फिर मेरा हाफ टेस्ट, वीक टेस्ट, जो वीकली टेस्ट जो भी चलता है उस सब में मैं इसे प्रोवाइड करता हूँ। बाकी ये सब ये हो गया डबल की खाना का आय वाला। फिर जो एक इसमें जो है ना, हाँ इतना क्वेश्चन जो था आपका ये था जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो मेरे नोट्स या कहीं ना मेरे यूट्यूब वीडियोस आया था, और इसका जो भी जिनको भी मैं ये नोट्स डबल में दिया था तो वो उनका बेहतर ही आंसर करके आए हैं। ये जो बीपीएससी आज सीडीपीओ का एग्ज़ाम ली है, सीडीपीओ फर्स्ट पेपर का, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट, हालांकि हिस्ट्री में तो खैर क्वेश्चन स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आता है कि मतलब ये आना ही आना, लेकिन फिर भी मेनली बात है कि हिस्ट्री में आप कैसे अच्छा मार्क्स गेन करें, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होता है, क्योंकि लिखते सब वही कंटेंट, दिक्कत यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था कि 1857 में कि संथाल विद्रोह के क्या कारण था, क्या परिणाम था, उसका क्या इम्पोर्टेंस था। अब जो क्वेश्चन देखिए 3 पार्ट पूछा जा रहा है, अगर आप तीनों पार्ट को सही ढंग से अगर मेंशन अपने आंसर में कीजिएगा तभी आपको अच्छा मार्क्स गेन होगा। अब यहाँ पे सिंपल सा, अगर मेरा वीडियो देखिएगा इस संथाल का तो मैं काफ़ी अच्छे क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्या महत्व था, काफ़ी अच्छे से बताया हूँ। अब यहाँ पे संथाल विद्रोह का छोटा सा एक 3-4 लाइन का आपको इंट्रो लिखना था, सिंपल यही कि इसे यहाँ पे स्टार्ट करना था कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही, मतलब कि प्लासी विजय के साथ ही भारतीय नागरिकों के द्वारा ब्रिटिश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शोषणात्मक नीति के विरुद्ध विद्रोह की एक लंबी परंपरा दिखाई पड़ती। इसी परंपरा में 1855 और 56 का संथाल विद्रोह जो है ना कहीं जो है कई मायनों में एक अलग था, इस चाहे कारण के लेके हो या परिणाम को लेके हो या महत्व को लेकर हो। ऐसे करके आपको भूमिका को क्या करना था, बनाना था। और मैं बार बोलता हूँ भूमिका अच्छा वही होता है जो कि आपके सारे प्रश्नों के डिमांड को उसी में लाइन में पूरा करे। मेरा वीडियो देखिए जाके, मैं काफ़ी डिटेल से कई तरह के मॉडल आंसर बताया हूँ,
वीडियो में बताया कि कैसे आपको भूमिका, कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। और जो डेली मेरा आंसर प्रोग्राम चल रहा है 50 दिन का, उसमें भी मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि आपको कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन, कैसे बॉडी पार्ट लिखना चाहिए। अब देखिए सिंपल सा अब आना था कारण में, क्या आना था कारण में। अब अगर मान लें अगर ये आप अगर 400 या 420 वर्ड में अगर आंसर आप लिखते तो मोटा मोटी ये समझिए कि आपको हर एक में जो है ना कि 130-140 वर्ड आपको तीनों पार्ट में लिख के आंसर को ख़त्म करना था, नहीं तो आंसर बहुत ही लंबा हो जाता। देखिए कारण सिंपल, आपको यहाँ पे आपको ऐसे कारण कैसे बनाना था, बीच में ऐसे बनाते फ्लो चार्ट ऐसे करके, मैं फिर बनाता यहाँ बीच में आपको कारण का क्या ऐसे फ्लो चार्ट बनाते, फिर यहाँ लिखते आर्थिक कारण, सामाजिक, राजनीतिक ऐसे करके। यहीं पे आर्थिक कारण को ऐसे डिटेल में से 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, जो भी था कृषि से समस्या था, जो भी था वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पे हर एक कारण में आपको 1-2 स्टेटमेंट जरूर डालते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स क्या बोलता है या लॉर्ड बेंटिंग क्या बोलता है। ये सब स्टेटमेंट अगर आप जब तक नहीं एग्जाम में डालेंगे, मेरे वीडियो में काफ़ी मैं कैसे कथन का यूज किया जाए तो वो आपको इसमें लिखना था। फिर इसका परिणाम भी, परिणाम देखिए 2 चीज़ यहाँ पे, परिणाम में कि तत्कालिक उसमें क्या परिणाम हुआ और उसका बाद में दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ। ये मैं ये वीडियो में काफ़ी बताया हूँ। तत्कालिक परिणाम में कैसे संथालों को अधिकार दिए गए और दीर्घकालिक प्रभाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से क्या हो गया, जुड़ गया। देखिए और यहाँ महत्व पूछा है, महत्व देखिए परिणाम तत्कालिक दिखाइए और दीर्घकालिक दिखाइए, और महत्व में क्या, इसका महत्व क्या था, उद्देश्य के स्तर पर क्या महत्व था, संगठन के स्तर पर इसका क्या महत्व था, आगे जो है ना हमारे लिए कितना ये बेहतर हमारे सीख दे गया, कैसे मार्गदर्शक गया, ये आपको चीज़ों को लिखना था। और मैं काफ़ी डिटेल से बताया, आपको जाकर वीडियो देख सकते हैं। फिर आपका ये तो शिक्षा का विकास था, वही कि कैसे कैसे जिला स्कूल से लेके आपको 1945 तक डेवलपमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या क्या स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है, पटना विश्वविद्यालय या बीएन जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला है, आपको ये सब दिखाना था। इसका वीडियो बना हुआ जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर ये भी जो भारत छोड़ो आंदोलन में, यहाँ भी मेरा वीडियो में अच्छे से बताया हूँ कि क्या इसका बिहार का क्या भूमिका। देखिए बिहार की भूमिका वही कि छात्र ने क्या, महिलाओं ने क्या भूमिका रही, किसान की क्या भूमिका रही, आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका रही, आपको सारी बात, जनजाति की क्या भूमिका, सारे एंगल से लिख के आपको इसको दिखाना था। ये वीडियो मेरा बना हुआ है। फिर यहाँ पटना कलम भी पूछ लिया, तो इसका सिंपल या चित्रकला का विस्तार से कीजिए, मतलब विस्तार से उसके साथ विशेषता आपको अच्छे से लिख देना है। फिर मोर कला की विशेषता, पता नहीं कितनी बार मैं यहाँ पे काफ़ी इसको अलग डायमेंशन से मोर कला की विशेषता, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, मोर कला की विशेषता में सिर्फ उसका कला के 3 आयाम लिख के आए। नहीं, मैं बताया हूँ कि विशेषता में क्या लिखना है कि कला के 3 आयाम थे, कला के 2 आयाम थे, राजकीय और लोक कला थे। फिर यहाँ पे ना बौद्ध धर्म का प्रभाव था, ये दिखाना था। फिर यहाँ पे शासन के ये टूल्स थे, चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ था, ये सब इसका मेन विशेषता। और मैं अपने मॉडर्न आंसर जब मैं डिस्कस कर था, इसी यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, उसमें मैं काफ़ी डिटेल से विशेषता को बताया। और जो भी उसको लिखे होंगे वो उम्मीद करें कि 24 मार्क्स उनको आराम से आने जा रहा है। फिर ये देख लीजिएगा। उसके बाद बाकी शॉर्ट नोट्स था, चंपारण सत्याग्रह भी बताया गया है, पाल कला बताया गया है, ये गांधी की भूमिका फोर्ट में, और ये टैगोर की होगा, ये सब भी आपको बताया गया, तो आसान टॉपिक था। फिर ये जो करंट अफेयर में क्वेश्चन ये पूछा, श्रीलंका जो विवाद, श्रीलंका में जो संकट है उससे पूछा गया है, ठीक ना। फिर जो है ना आपका क्वेश्चन ये यहाँ पे जो है, एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया के मूल्य जो है ना गिर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन जो आपका हिंद महासागर से ये वाला, ये मैं यही 2 अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, बाकी बाद में करूँगा। एक हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, और इस प्रदेश पर क्वाड देशों की व्यूह रचना की व्याख्या कीजिए। और एक क्वेश्चन था ये, क्या वैश्विक शांति के लिए यूएनओ को अधिक पावरफुल का वक्त आ गया है, विस्तार से पढ़ना चाहिए। देखिए सिंपल यहाँ पे क्या था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक ना, ये दिखाना था। और इस प्रदेश में जो क्वाड जो 4 देशों का समूह है उसका आपको रचना का व्याख्या करना था। और देखिए मेरा जो नोट्स में जो सेम टू सेम इस शेयर को मैं यहाँ पे डिस्कस किया था, कि मैं दिखाता हूँ नोट्स अपना यहाँ पे, कि ये क्वेश्चन दोनों है। देखिए यहाँ पे जो मैं, ये देखिए पूरा इंडो पैसिफिक का जो है ना, देखिए सबसे पहले बात इंडो पैसिफिक को आपको समझना पड़ेगा क्या है। देखिए ये जो आपका ये जो रीजन है, ये देखिए इंडिया है, यहाँ हिंद महासागर है, ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, एशिया का इलाका मिला के क्या कहलाता है, इंडो पैसिफिक कहलाता है। मतलब हिंद महासागर क्षेत्र पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र का
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है इंडो पैसिफिक कहा जाता है। और ये इंडो पैसिफिक जो है ना जानबूझ पर चाइना को चिढ़ाने के लिए अमेरिका के द्वारा किया गया है, क्या है, यूज है शब्द। मतलब ये व्यापक बदलाव को ये और इंगित करता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ जो है हाँ, तो वही आप यहाँ इसका सिंपल क्या इसका इम्पोर्टेंस है हिंद महासागर का। देखिए तो भारत के लिए हम महत्व में बताया हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, महत्व क्या होता है, राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, सुरक्षा होता है, सामरिक और सहयोगात्मक होता है। ये इंडिया के लिए क्या है इम्पोर्टेंस है, चाहे इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो या आसियान हो या तेल गैस हो, ये सब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये ओवरऑल में पूछ रहा है आपको। देखिए ओवरऑल में यहाँ क्या लिखना था, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये देखिए कि ये जो है ना क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। देखिए ये इसका यहाँ पर आपको दिखाना था। सबसे पहली बात जो है ना यहाँ पे ना समृद्ध संसाधन है। देखिए विश्व के कुल तेल भंडार का 70% यहाँ पे है, गैस 28% है, मत्स्यन का 28% पूरी दुनिया में यहाँ पे होता है। फिर ये इस इलाके में क्या होता है, समुद्री व्यापार होता है हिंद महासागर में। देखें यहाँ पे मध्य एशिया, अफ्रीका, आप कहीं भी जा सकते हैं, ये लिखना था। फिर आपको यहाँ पे जो है ना सामरिक महत्व इसका सबसे बड़ा ज़्यादा है हिंद महासागर सामरिक दृष्टिकोण की। यहाँ पे कई जो आइलैंड है, छोटे छोटे बंदरगाह हैं, और यहाँ पे यहाँ एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे 50% तेल और गैस का व्यापार इसी एरिया से होता है। देखिए यहाँ पे मैं इसका मैप में बना दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। आपको ये मैप बनाना पड़ेगा। देखिए पूरा कैसे मैं यहाँ दिखाया हूँ, देखिए भारत ये कैसे छोटे इलाका काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये मैप दिखाते हैं आपका आंसर जो है ना 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा आराम से। फिर समृद्ध संसाधन है, समुद्री व्यापार आपका यहाँ पे सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से, हजारों द्वीप है, यहाँ पे आइलैंड पे क्या फैन अड्डा बन सकता है। तो अमेरिका, चीन, तनाव और इंडो, मतलब वही है कि इस क्षेत्र में अमेरिका भी प्रभाव दिखाना चाहता है, चाइना भी अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। इन सब के दृष्टिकोण से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। और इंडिया के लिए महत्व तो ही है। देखिए जब भी कभी इंडिया का महत्व दिखाई तो आपको वही समुद्री संसाधन है, ऊर्जा सुरक्षा, राजनीतिक महत्व है, व्यापारिक महत्व। हाँ, मतलब कि मैं हमेशा अपने मतलब कि क्लास में यही बताता हूँ कि जब भी कभी आप आंसर लिखें उसको कई डायमेंशन में क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते कि मैं ये सब बताया था, मतलब A to Z मेरा नोट्स में था और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आया हुआ, ठीक ना। इसको आप वीडियो पोस्ट करके देख लें। बाकी हालांकि मैं जब IR पढ़ाऊंगा तो ये सब सारी चीज़ को मैं आराम पर डिस्कस करूंगा, क्या क्या भारत इसमें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्वाड का बात है, क्वाड का भी मैं अलग से जो है ना इसका नोट्स ग्रुप में शेयर किया था यहाँ पे। अब क्वाड देखिए ऑब्वियस सी बात है, क्वाड जो है ना कहीं 4 देश हैं और चारों देश इसी इंडो पैसिफिक रीजन के हैं, ठीक ना कहीं इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो ये सब चारों देश जो है ना कहीं जो क्वाड का जो गठन किया, तो उनका सिंपल सा क्वाड का एक पर्पस ये है कि रणनीतिक, चूँकि सैन्य गठबंधन और रणनीतिक गठबंधन क्वाड है, उनका सिंपल सा यही मानना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ना शांतिपूर्ण वातावरण है, किसी हर एक राष्ट्र जो है अपना उन्नति के लिए काम करे। और खासकर चाइना का जो पॉलिसी है, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो या जो अलग अलग देशों में, चाहे श्रीलंका हो या ईरान हो या म्यांमार हो या बांग्लादेश, जो अपना बंदरगाह का निर्माण कर रहा है और जो उसकी जो बढ़ती ताकत है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं क्वाड के देश क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। तो आपको यही चल के आंसर को लिख के जो है ना चीज़ों को आंसर को ख़त्म करना था। एक और क्वेश्चन जो था कि यूएनओ को कहता है क्या वैश्विक शांति के लिए यूएनओ संघ को अधिक सशक्त करने का समय आ गया है, विस्तार से इसके क्या करना था, विवेचना करना था। क्योंकि देखिए यूएनओ बना कब है, 1945 में बना है, तब से लेके आज समझिए कि लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा होने वाला है, 75 वर्ष से ज़्यादा होने वाला है। तो इतने समय पूरे दुनिया का सिस्टम पूरी तरह बदल गया। देखिए जब 1945 से लेके आपको पता होगा कि 1990 तक पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर का टाइम था, शीत युद्ध का दौर था। उस समय दुनिया में 2 ही गुट था, या तो अमेरिकी गुट था तो क्या था, रशियन गुट था, USSR जिसको हम बोलते हैं। फिर 1990-91 जब USSR का जब विघटन हो, रशिया का जब विघटन हुआ, तो दुनिया क्या हो गई, यूनिपोलर हो गई। देखिए समझना जरूरी, जब IR हम पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे कि 1945 से लेके 1990 तक दुनिया जो है ना, दुनिया पर 2 ध्रुवीय था, 2 पोलर था दुनिया। क्योंकि एक पोल पे कहीं ना कहीं अमेरिका था, एक दूसरा पे कौन था, रशिया था, मतलब कि 2 गुट था दुनिया में। फिर जब 1991 में जब कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, 1990 से लेके मोटा मोटी आप यूँ समझिए कि 2008 तक जब अमेरिका में जब मंदी, तब इतना बीच में दुनिया कहीं ना कहीं क्या था,
वन पोलर था, यूनिपोलर मतलब वन एक ध्रुवीय था, और इस बीच में सिर्फ अमेरिका ही क्या था, ताकतवर था। और अभी जो है लगभग 2010 के बाद अब दुनिया कहीं ना कहीं मल्टीपोलर की ओर शिफ्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि बहुध्रुवीय, जहाँ पे अमेरिका का भी दबदबा है, रशिया का भी है, भारत का भी बढ़ता जा रहा है, चाइना का भी बढ़ता, और भी कई इमर्जिंग कंट्री का दबदबा जो है पूरी दुनिया पर दिखाई पड़ रहा है। तो वही यहाँ पे इतना 75 साल हो गया, और 75 साल में जो सिस्टम यूएनओ का बना था वही बना हुआ है। तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में कोविड आ गया है, और भी कई इमर्जिंग कंट्री आ गई हैं, समस्याएं बढ़ गई। तो इस चीज़ों को देखते हुए परिवर्तन चूँकि संसार का नियम है, इसलिए यहाँ जो है ना वैश्विक शांति के लिए जो है ना यूएनओ को अधिक पावरफुल करने का समय आ गया है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा, अभी देखिए कुछ दिनों में यूएई और इजराइल के बीच कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बमबारी हुआ था, फिर अभी रशिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ, फिर चाइना ताइवान के बीच मामला इशू हो रहा है, फिर इंडिया चाइना के बीच मामला इशू हो रहा है, और भी कई सारे संघर्ष देखने को हमको पूरे दुनिया में मिल रहा है। तो इन सब में जो है ना कहीं यूएनओ जो है ना अपना सही काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ कहा रहा है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से अशांति फैला हुआ है, खासकर रशिया यूक्रेन लड़ाई दिखाइए, इजराइल यूए का जो लड़ाई था बीच में, फिर जो चाइना का जो पॉलिसी है, ये सब के बीच से कहीं ना कहीं दुनिया में वैश्विक शांति के सामने एक संकट है। और इस समय अब टाइम आ गया कि जो वीटो का जो 5 देशों का पावर है उसको और विस्तार किया जाए, यूएनओ में और कई रिफॉर्म किए जाए। चूँकि आपको पता है कि अभी जो 5 देश है जिसको वीटो का पावर है सुरक्षा परिषद में, उसमें क्या है, एक तो अमेरिका है, दूसरा रशिया है, ब्रिटेन है, आपका जो है ना रशिया है, इसमें फ्रांस है, और आपका चाइना है। तो अब देखिए यहाँ पे जबकि इस सुरक्षा परिषद में एशिया से चीन शामिल है, अफ्रीका महादेश से कोई नहीं है, दक्षिण अमेरिका महादेश से कोई नहीं है, तो यहाँ का भी तो कम से कम एक कोई 2 मेंबर होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश से कोई नहीं है। तो वही है, आपको ना बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। अब देखिए मैं यहाँ जब यहाँ लिखा भी था, देखिए सुरक्षा के सुधार के क्या क्या मुद्दे हैं, वही सदस्यता की श्रेणी, मतलब क्या कि आपका अफ्रीका महादेश से एक भी देश नहीं है, साउथ अमेरिका से एक भी देश सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं, हालांकि वो अस्थायी मेंबर बनते हैं 2 साल के, लेकिन अस्थायी तो है ही नहीं। फिर वीटो पावर का प्रश्न, मतलब कोई भी देश अगर सहमति है किसी चीज़ को लेकर, अगर वीटो पावर वाले 5 देश अगर जो असहमति व्यक्त करते वो चीज़ पास ही नहीं होता, ये दिक्कत है। वही क्षेत्रीय प्रतिनिधि का समस्या बता ही दिए। फिर सुरक्षा परिषद के आकार का विस्तार करना, अभी तो चूँकि आपको 10 अस्थायी देश है, 5 अस्थायी देश, यहाँ भी विस्तार करना। और सुरक्षा परिषद और महासभा के बीच भी जो ना संबंध को भी लेकर इशू है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ना ये ना इसके ना सुधार के बिंदु हैं। तो इस आपको लिख के, बाकी हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि भारत को क्यों इसमें शामिल स्थायी सुरक्षा परिषद करना चाहिए, इस क्वेश्चन तो खैर नहीं है, सिंपल यही है कि सुधार को लेके पूछा है। तो वही आपको ये दिखना था कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति को दिखाते हुए क्या क्या मुद्दे हैं, इसको लेके आपको आंसर को ख़त्म करना था। तो ये तो फिलिपियो का कुछ जो क्वेश्चन था जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है ना मेरे नोट्स या वीडियो से आया हुआ था, आप इसको देखिए। बाकी देखिए मैं यहाँ पे अलग से एक क्वेश्चन भी मैं ग्रुप में शेयर किया था, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावों की जांच की, मतलब भारत का कितना दावा है कि नहीं हमको यहाँ पे यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। और ये क्वेश्चन बीपीएससी और पूछ चुका है, 46 बीपीएससी मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको वही दिखाना था कि एक तो भूमिका आपको लिखिए था क्या क्या सुरक्षा परिषद होता है, देखिए मैं यहाँ लिखा वीडियो पर देख सकते हैं। फिर जो है ना इसमें भारत को क्यों मिलनी चाहिए आपको दिखाना था, क्योंकि भारत यूएनओ का संस्थापक देश है, हम लोग पीस कीपिंग अभियान में हमारे सैनिक वहाँ काम करते हैं। यूएनओ में 140 करोड़ लगभग आबादी होने वाले हैं, मतलब हमारी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, गलत हो गया, पहले का था डेटा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, परमाणु शक्ति संपन्न हम लोग देश हैं। तो कोविड के समय पूरी दुनिया को हमने मदद किया है। इसे आपको लिख के ना हम लोग जो है G4 का हम लोग क्या है मेंबर हैं, आतंकवाद से हम लोग लड़ रहे हैं, कोविड-19 महामारी हम पूरी दुनिया को हम कुछ सिखाए हैं, वैक्सीन भी दिए हैं, ऐसे लिख सकते, दवाई भी हम प्रोवाइड करे थे। और भारत इसके दिशा में क्या क्या पहल कर रहा है, भारत जो हमारे मित्र देश हैं उससे हम मिल रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट कीजिए, वही से आपको यहाँ इसमें लिखना था। उसके बाद जो है ना इसमें अंतिम में यहाँ पे क्या क्या बाधाएं हैं भारत के सामने, क्यों नहीं मिल रहा है। आपको पता है कॉफ़ी क्लब जिसमें कि इटली है, कनाडा, अर्जेंटीना और पाकिस्तान है, ये भी चारों कहीं ना कहीं कह रहा है कि हमको भी शामिल करना चाहिए, विरोध कर रहा है। बाकी और भी चाइना फैक्टर हमारे यहाँ, चाइना नहीं चाहता है, ठीक ना। कश्मीर समस्या है हमारे देश में, और भी जो है ना
चीन है, रूस है, अमेरिका अभी भी सुरक्षा परिषद में किसी न किसी सुधार का विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महादेश से एक भी लोग नहीं है, जबकि एशिया से एक चीन तो है, इसलिए सब हमारे देश में सामने समस्या है। बाकी हमारे भ्रष्टाचार है, गरीबी, ये भी कुछ न कुछ जो चुनौतियाँ खड़ा कर रही है। अब आगे का वही है कि हमको अपना जो है ना बहुपक्षीय द्विपक्षीय पहुंच बढ़ानी चाहिए। यूएनओ के पीस किसिंग अभियान में हमको भाग लेना चाहिए। बाकी WTO IMF में सुधार का प्रयास करें। तो ये सब करके जो है हम लोग कहीं ना कहीं एक बेहतर कंडीशन में आ सकते थे। तो आपको ये आंसर यहाँ पे लिखना था। तो ये बता देखिए, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ रहा है, नहीं कर। हाँ, लेकिन ये है कि जो IR है या जो पॉलिटी है, अगर आप कई अलग अलग डायमेंशन जब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी अंतिम में निष्कर्ष लिखना था कि भारत प्रयासरत है, प्रयास करते रहना चाहिए। और खास करके जो है ना जो अस्थायी सदस्य देश है उसके साथ बातचीत करके हमको जो है ना अस्थायी सदस्यता की ओर बढ़ना चाहिए। ये करके आप अपने आंसर को ख़त्म कर सकते थे। ये कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो पूछा था इसमें वो डिस्कस कर। बाकी जितना भी क्वेश्चन और बचा हुआ मैं WEO का है, ऑडिटर का है, CDPO का, मैं सब डिस्कस यहाँ टेलीग्राम सॉरी अपने यूट्यूब पर कर दूँगा। बाकी इसका सबका मॉडल अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूँगा। जिनको भी इसका PDF चाहिए जाकर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और हर एक चीज़ का नोट्स PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और एक चीज़ जो अभी जो हम 67th मेंस को ध्यान में रखते हुए मेरा जो है एक तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। उसमें क्या करता हूँ मैं 50 दिन का टॉपिक, 50 दिन का मैं टारगेट रखा हूँ। इस 50 दिन में मैं आपको पर डे 2 क्वेश्चन देता हूँ GS का, एक क्वेश्चन देता हूँ DI का, और जो भी कॉपी आता है मैं वीडियो फीडबैक कर देता हूँ। और तुरंत मैं जो है ना विदिन 8-10 घंटे कॉपी चेक कर देता हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आज सबका फुल देता हूँ मॉडल, फुल 4 पेज का, शॉर्ट में नहीं। बहुत जगह क्या होता है कि शॉर्ट में दे दिया, नहीं, मैं क्या करता हूँ फुल 4 पेज आपको क्या लिखना था, क्या छोड़ना है, वो मॉडल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ आपको चीज़ें बता दी जाएगी। बाकी जो भी वीडियो है मेंस को लेके समय पे अभी आते रहेगा। अभी मेरे पास लगभग 40-45 दिन है 67 BPSC होने में, मेंस होने में। उसके पहले लगभग कि मतलब कि हमें कोशिश है कि आप इसी यूट्यूब पर जो लगभग 50 मॉडल आंसर में प्रोवाइड कर दूँ। हालांकि अभी तक लगभग मैं हिस्ट्री का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का लगभग मैं 20-25 मॉडल आंसर प्रोवाइड कर चुका। अब यहाँ IR का बच गया, साइंस टेक का बच गया, और भी जो होगा मैं उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी क्लास जो साइंस टेक का है, इकोनॉमिक्स का है, उस सब भी मैं वीडियो समय समय पर यूट्यूब पर आएगा। वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।